गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज हम आपको बीए होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पढ़ाएंगे होम साइंस में। इसमें आज का में हम पढ़ रहे थे जैसे कि पोषण संबंधी। आज हम पढ़ेंगे पाचन संस्थान के बारे में। पाचन संस्थान क्या है, तो सबसे पहले बता देती हूँ पाचन संस्थान क्या होता है। तो भोजन करते हैं, तो जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुंह द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, जिससे वह अन्न मार्ग से, जहाँ से हम खाना को अंदर निगलते हैं अन्न को, उस मार्ग से होता हुआ पाचन तंत्रों में आसानी से गुजर सके। इसके बाद भोजन की अलग अलग विकरों अथवा पाचक रसों की सहायता से उस रूप में बदला जाता है जो शरीर के अनुरूप होता है। फिर रक्त में अवशोषण की क्रिया द्वारा अभिशोषित कर दिया जाता है। अब रक्त इन सार तत्वों को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस एकीकरण की क्रिया द्वारा भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाता है। सभी समस्त क्रियाएं जिस संस्थान में संपन्न होती हैं उसे पाचन संस्थान कहते हैं। जहाँ पर जाकर हम भोजन को निगलते हैं, उस नलिका है जाकर जो भोजन जिस जगह जाकर हमारे डाइजेस्ट होता है, पचता है, उस स्थान को पाचन संस्थान कहा जाता है। तथा जिस अंग द्वारा यह क्रिया होती है उसे भोजन प्रणाली या अन्न मार्ग भी कहते हैं। जो पाचन तंत्र का प्रमुख अंग पाचन नाल होती है, जो लगभग 9 मीटर तक लंबी होती है, यह मुंह से शुरू होती है तथा गुदा द्वार पर समाप्त हो जाती है। पाचन नाल के विभिन्न भागों की बनावट तथा आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है। तो पाचन नाल के मुख्य 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे हेडिंग लिखी हुई पाचन नाल के भाग, तो उसका पहला भाग होता है मुंह होता है। तो भोजन का प्रवेश सर्वप्रथम मुख द्वार से होता है। इसमें पाचक क्रिया के कई सहायक अंग होते हैं और मुंह में होंठ और दांत होते हैं। होंठ मुंह के द्वार के कार्य करते हैं। मुंह के ऊपर के भाग को, मुंह के जो अंदर ऊपरी भाग होता है उसको तालू कहा जाता है, जो कि एक मजबूत अस्थि का बना होता है। जबकि दोनों तरफ से गोल या कपोल होते हैं, वे कोमल मांस के बने होते हैं। तो तालू के पिछली और बीचों बीच अली जीभ होती है और मुंह अंदर की ओर एक कीप के आकार की ग्रसनिका गुहा या गोल या गुहा गले में खुलती है। गले के दोनों ओर गल ग्रंथियां होती हैं और मुंह के दोनों ओर लार ग्रंथियां होती हैं। तो ये हो गया पहला भाग पाचन नाल का। दूसरा होता है दांत। दांत जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, एक अस्थाई और दूसरा स्थाई। तो अस्थाई दांत जो होते हैं वो इनकी संख्या होती है, जो अस्थाई दांत हैं ये 20 होते हैं तथा ये बच्चों के 6 महीने से निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शिशु 6 महीने का होता है तो ये अस्थाई दांत उसके निकलना शुरू हो जाते हैं और ये पूरे 20 ही निकलते हैं। अब दूसरा जो है हमारा स्थाई दांत। स्थाई दांत जो होते हैं, ये स्थाई दांत 6 वर्ष की आयु तक निकलते रहते हैं। जब शिशु जन्म से लेकर 6 वर्ष का हो जाता है तब जाकर उसके स्थाई दांत निकलते हैं। इनकी जो संख्या होती है ये टोटल 32 होती है। जो अस्थाई दांत होते हैं, जो 6 महीने के जो अस्थाई दांत होते हैं, जो 6 माह से निकलना शुरू होते हैं, तो ये बच्चे के 6वें और 7वें वर्ष तक ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं और ये विलुप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो उनके स्थाई दांत निकलना शुरू होते हैं, ये 6 वर्ष की आयु से निकलना शुरू होते हैं और ये इन दांतों की संख्या होती है 32। तो ये हो गए हमारे दांतों का। अब जैसे थर्ड है जो हमारी, वो है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ दांतों द्वारा भोजन को पीसने पर दांत में मुंह की लार मिल जाती है, जिससे भोजन लुगदी जैसा बन जाता है। और लार जो होती है वो क्षारीय एवं चिपचिपी होती है और मुंह के दोनों ओर 3-3 लार ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियों से लार उत्पन्न होती है और छोटी छोटी गांठें मिलकर एक ग्रंथि बनाती हैं। इसके आसपास केश वाहिनियों का जाल भी बिछा रहता है। तो ये हो गई हमारी लार ग्रंथियों के बारे में। हम आपको बताते हैं लास्ट इसकी 4th हेडिंग है जीवा, मतलब जीव, टंग हमारी। तो पाचन संस्थान में जीव का विशेष महत्व है। भोजन का स्वाद,
खट्टा है या मीठा है, कड़वा है, फीका है, जैसा भी है, इसको ज्ञात करना, इसको जानना ये जीभ का ही कार्य होता है। तो ये हो गए हैं पाचन नाली के भाग। अब सेकंड हेडिंग जो है हमारी पाचन संस्थान की वो है ग्रसनी तथा ग्रास नली। तो मुख के पीछे ग्रसनी होती है और भोजन मुंह से चबाने के बाद सबसे पहले स्कीपनुमा ग्रसनी में प्रवेश करता है। इसके बाद ग्रास नली में आ जाता है और ग्रास नली तथा गले का रास्ता दोनों ही संकरे होते हैं, इसलिए बिना चबाया हुआ तथा सूखा भोजन इसमें कठिनाई से निगला जा सकता है। भोजन के कड़े तथा बड़े टुकड़े ग्रासनी में घाव भी कर देते हैं और भोजन को भली प्रकार चबाना आवश्यक भी होता है। ग्रसनी में से जब भोजन निकलता है तो यह शंका बनी रहती है कि कहीं वो भोजन श्वास नली में ना चला जाए। इसके लिए श्वास नली में ढक्कन की व्यवस्था भी होती है। इसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जो श्वास नली में जो ढक्कन होता है वो ढक्कन इसलिए होता है कि जो भोजन हम चबा रहे हैं, निगल रहे हैं, वो कहीं श्वास नली में ना चला जाए, उसमें ना फंस जाए, इसलिए श्वास नली में एक ढक्कन लगा होता है। उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। जब भोजन निगला जाता है तो यह ढक्कन श्वास नली को बंद कर देता है। जैसे ही हम कोई चीज़ को अपने मुंह से अंदर की ओर निगलते हैं तो वो ढक्कन खुद ब खुद श्वास नली को हमारी बंद कर देता है और ग्रास नली की महाप्राचीरा के एक छिद्र में से निकलकर तथा विस्तृत होकर आमाशय का रूप धारण कर लेती है। इसकी चक्करदार पेशीय भित्तियों में संकुचन तथा प्रसरण की लहरों से भोजन गले के नीचे उतर जाता है। इस प्रकार भोजन आमाशय में पहुंच जाता है और ग्रास नली में से गुजरते समय चबाए गए भोज्य, जो भी हम भोजन को चबा रहे हैं, वो भोजन में कई और पाचक परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ये हो गए ग्रसनी तथा ग्रास नली का। अब हम पाचन संस्थान में पढ़ते हैं आमाशय के बारे में, जो हमारी थर्ड हेडिंग है आमाशय। तो आमाशय एक मांसपेशियों से निर्मित और खोखला अंग है। ये जो आमाशय है ये मांसपेशियों से बना हुआ है और ये हमारा एक खोखला अंग है, एक पिंजरे के तरह होता है। यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका अगला जो चौड़ा सिरा होता है वो ग्रास नली से तथा पिछला सकरा भाग पक्वाशय से संबंधित रखता है। आमाशय की जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। इसका आगे का जो चौड़ा भाग हृदय भाग तथा पिछले संकरा भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। यह एक छिद्र द्वारा पक्वाशय में खुलता है जिसे पाइलोरिक छिद्र या पक्वाशय द्वारा कहते हैं। आमाशय की जो भीतरी भित्ति में 4 परतें होती हैं। हमारे आमाशय में जो भित्ति होती है उसके ऊपर भी 4 परतें होती हैं। जो पहली परत है वो होती है पेरोटोनियम और दूसरी परत होती है वो है पेशीय परत, तीसरी परत होती है वो होती है श्लेष्मिक परत और जो चौथी परत होती है वो होती है श्लेष्मिक परत। आमाशय के भीतरी भाग में जो झिल्ली होती है हमारे, उसमें नली के आकार की कई ग्रंथियां स्थित होती हैं जिनको जठर ग्रंथियां भी कहा जाता है। यह ग्रंथियां सतह पर खुलती हैं। इन ग्रंथियों में जठर रस उत्पन्न होता है। जठर रस में नमक का अम्ल तथा 2 तरह के क्विन पाए जाते हैं। इन्हें रेनिन तथा पेप्सिन भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा आमाशय के बारे में। अब हम बताते हैं फोर्थ हेडिंग जो हमारी छोटी आंत, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत जठर के पाइलोरिक ओपनिंग से आरंभ होती है। इसकी कुल लंबाई 6.5 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। यह स्नायु की बनी हुई पोली नली है जो गुड़ी मुड़ी स्थिति में उदर गहन में रहती है और छोटी आंत की बाहरी तह को सीरस आवरण कहते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म होती है और भीतरों तहों में पूर्णतः सटा रहता है। इसके बाद की तह जो होती है वो पेशी सूत्रों की होती हैं। यह नलिकार कुंडली के समान कई घुमाव लेकर पेट में स्थान प्राप्त करती है और स्वतंत्रतापूर्वक हिल डुल भी आसानी से ये सकती है।
छोटी आंत अमाशय के निचले भाग से शुरू होकर उदर के नीचे और दाईं और बड़ी आंत से मिल जाती है। तो ये हो गई छोटी आंत। अब हमारी जो लास्ट हेडिंग है इसमें पाचन संस्थान है वो है बड़ी आंत एवं मलाशय। तो बड़ी आंत 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर लंबी होती है और बड़ी आंत के दाहिनी और छोटी आंत शुरू से कुछ ऊपर आकर मिलती है। बड़ी आंत के नीचे जो बंद आंत का भाग है उसे स्थूल आंत्राशय कहते हैं। इसके नीचे का 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा जो कि डोरी के समान नीचे लटका रहता है उसे आंत पुच्छ कहते हैं। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित की गई है। पहली जो है वो है ऊर्ध्वगामी बृहदांत्र और दूसरी अनुप्रस्थ बृहदांत्र और तीसरी है लास्ट अधोगामी बृहदांत्र। जो अंतिम मार्ग के अंतिम 12 से 15 सेंटीमीटर भाग को मलाशय कहा जाता है जो गुदाकार पर समाप्त हो जाता है। गुदा द्वार में वर्तुलाकार स्नायु हमेशा संकुचित स्थिति में रहते हैं। इस कारण मल विसर्जन की क्रिया हम इच्छानुसार हो सकती है। तो ये हो गया हमारा पाचन संस्थान के बारे में। ये हेडिंग्स ये वाले चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी यकृत की रचना क्या है, यकृत के कार्य क्या होते हैं और पित्ताशय के बारे में।